Assalamu alaikum class, I hope you all are doing fine. So today we are going to study the types of top down parsers. Only हम top down parsers को देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो वो हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक है हमारे पास विद बैक ट्रैकिंग, ये हमारे पास टाइप होती है विद बैक ट्रैकिंग, और दूसरी टाइप है हमारे पास विदाउट बैक ट्रैकिंग. यानी आप ये समझ लें कि दो तरीके हैं हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग करने के. तो विद बैक ट्रैकिंग जो है वो हमारे पास होता है ब्रूट फोर्स आपके पास पार्सिंग होती है, उसको आज हम पढ़ेंगे. और विदाउट बैक ट्रैकिंग में विदाउट बैक ट्रैकिंग को हम प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी कहते हैं, और इसकी हमारे पास आगे से दो टाइप्स हैं. यानी कि विदाउट बैक ट्रैकिंग में हमारे पास दो तरह के पार्सर्स होते हैं. वो प्रेडिक्टिव पार्सर्स होते हैं एंड वी जस्ट कॉल देम विदाउट बैक ट्रैकिंग. उनके नाम है हमारे पास रिकर्सिव डिसेंडेंट एंड LL1 पार्सर. इस तरह के हमारे पास दो नाम हैं. तो वो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आज हम अपने ब्रूट फोर्स वाले को डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं. द टॉप डाउन पार्सिंग कैन बी viewed एज एन अटेम्प्ट टू कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री इन टॉप डाउन मैनर. ठीक है, हमें पता है इनपुट स्ट्रिंग हमें गिवन होती है. द ट्री इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट. वी जस्ट पिक अप the start symbol, the root is start symbol, and then we keep on doing it by using our leftmost derivation. So right now they are saying that in above section हमने दोनों का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, यानी टॉप डाउन पार्सिंग का भी और बॉटम अप पार्सिंग का भी. सो द डिफ़िकल्टीज इन डिज़ाइन आर इंट्रोड्यूस्ड, और उसके बाद हमने उन चीज़ों को देखा है कि हम उन्हें कैसे कैटेगराइज करते हैं. तो मेनली ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं. ठीक है, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम लिखी हुई है, मेन प्रॉब्लम तो नहीं है बेसिकली, बस यहाँ पे ये बताया गया मैचिंग प्रोसेस एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, हम प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. यहाँ पे ये मेन चीज़ है हमारे पास कि द टाइप ऑफ ग्रामर दैट इज़ यूज्ड इन पार्सर कंस्ट्रक्शन इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. जो हमने CFG ग्रामर्स पढ़ी हैं उन्हीं को हम इनमें यूज़ कर रहे हैं, और हम इसमें नल रूल्स भी अलाउ हैं हमारे पास ग्रामर में, यानी नल प्रोडक्शंस भी अलाउड हैं ग्रामर के अंदर, CFGs के अंदर. टॉप डाउन पार्सर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डिज़ाइन मैथडोलॉजी. यानी हम अब ये जो बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली टॉप डाउन पार्सर्स जो हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन मैथडोलॉजी, द वे दे आर डिज़ाइंड. सो दे आर डिज़ाइंड विद फुल बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग. सो व्हेन वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फुल बैक ट्रैकिंग, so that is our brute force technique. And when we talk about without backtracking, तो हम उनको कहते हैं predictive parsers. और आपने ये नाम जो है वो पीछे भी हमने अक्सर पढ़ा है कि predictive parser से ये हो सकता है वो हो सकता है. और predictive parser में हमारे पास एक होता है recursive और दूसरा होता है हमारे पास LL1 पार्सर. तो ये हमारे पास दो होते हैं. तो राइट नाउ वी विल स्टडी द ब्रूट फोर्स टेक्निक दैट यूज फुल बैक ट्रैकिंग. अच्छा, अब यहाँ पे आप बैक ट्रैकिंग को वो मत समझिएगा जो हमने असेंबलर में बैक ट्रैकिंग पढ़ी थी, जिसमें वो सिंबल टेबल में जो है वो डाटा को एंटर करते जाते हैं और वो बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है रेफरेंसिंग के थ्रू. ठीक है, जिसे बैक रेफरेंसिंग भी कहते हैं. तो दैट इज समथिंग डिफरेंट कि आप उसको सिंबल टेबल में जो है वो इंसर्ट करते जाते थे और जब भी आपको चाहिए होता था तो आप वहां से उठा लेते थे और बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. दैट बैक ट्रैकिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. और यहाँ पे जो हम पार्सर्स में बैक ट्रैकिंग की मैथडोलॉजी पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. ऑलराइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ब्रूट फोर्स टेक्निक को, और इसको आप समझ लें. और ये बहुत आसान है ब्रूट फोर्स टेक्निक. अब ब्रूट फोर्स टेक्निक में हमारे पास है क्या है, दे से दैट टॉप डाउन पार्सिंग with full backtracking is known as brute force technique. Since it is top-down parser, it attempts to create the parse tree starting with root and proceeds to children. अब ये बात तो हमें पता है कि क्योंकि हम टॉप डाउन पार्सिंग यूज कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि वी जस्ट पिक अप द स्टार्ट सिंबल और उससे हम अपनी स्ट्रिंग को रिड्यूस करते जाते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हुए. होता क्या है कि व्हेनेवर अ नॉन टर्मिनल हैज मोर देन वन अल्टरनेटिव, इट फॉलोज द प्रोसीजर गिवन बिलो इन चूजिंग द प्रोडक्शन. अब फर्क यहाँ पे ये आ रहा है कि जब आपने वैसे टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ी तो आपने कहा कि ठीक है जी हमने पहला नहीं चूज किया दूसरा चूज किया, बात खत्म हो गई.
पहला दूसरा चूज करने की मैं बात ये कर रही हूँ कि जब हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल के ए के दो अल्टरनेटिव्स हैं, ए बी है और बी भी है, तो आप कौन सा चूज करें। तो टॉप डाउन पार्सिंग में हमने कहा कि जी हम पहला कभी चूज करें कभी दूसरा करें, लेकिन हम किस तरीके से करें वो हम प्रॉपरली पार्सिंग में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम इसको ब्रूट फोर्स में हम अल्टरनेटिव्स को कैसे चूज करते हैं। एक बात आप याद रखें कि अगर आपके पास ज्यादा मोर देन वन अल्टरनेटिव हो ही ना, तो फिर हमारे पास ये सारी कैटेगरीज बनती ही नहीं है। लेट्स से कि आपकी ग्रामर ही ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास, लेट्स से कि आपके पास ऐसी ग्रामर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप यूज ही सिंगल अल्टरनेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके यूज ही सिंगल अल्टरनेटिव्स हैं, यानी अल्टरनेटिव्स है ही नहीं है, फिर ये समझ लेना, ठीक है, सिंगल अल्टरनेटिव्स, या फिर हम ये कह सकते हैं नो अल्टरनेटिव्स। यानी आपकी ग्रामर कुछ इस तरह है कि आपने कहा कि जी इससे ए बन बी और सी और आर और डी है, ठीक है, और ए में आपने बता दिया कि ए से ए बी और ई बन रहा है, और बी से आपने बता दिया कि यहाँ पे सी डी और आर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कहा कि सी से जी ए बन रहा है या बी बन रहा है, लेट्स से, ऑलराइट। अब आप देखें कि ये इसके ये तीन टर्मिनल्स फिक्स्ड हैं, यानी ये इसी तरह है जैसे आपके पास हो यहाँ पे ए बी और सी लिखा हो, और आप कहें कि ए से बन रहा है एक्स, बी से बन रहा है वाई और सी से बन रहा है जेड। अब यहाँ पे नो अल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो आपके पास कोई इशू ही नहीं है, तो आपके पास वो जो सारी टाइप्स हैं जो पार्सिंग की हम देख रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। वाई? बिकॉज हमारे पास अल्टरनेटिव्स ही नहीं है। अगर अल्टरनेटिव्स नहीं है तो टॉप डाउन खुद ही एक पूरी टेक्निक है, और उस टेक्निक से हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। जब हमें कहीं पर कुछ चूज़ ही करना नहीं पड़ रहा तो हमारे पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कम है। प्रॉब्लम्स आती ही तब है जब आपके पास ढेर सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दी इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन यहीं पे अगर मैं कोई और एग्जाम्पल चूज करूं, लेट्स से कि मैं कहूं कि एस इज मेकिंग ए बी सी, राइट, एस इज मेकिंग दिस एंड एस इज ऑल्सो मेकिंग एक्स वाई जी, ओके। अभी तो पहले मैंने एस में ही दो अल्टरनेटिव्स दे दिए, अब पार्सर को तो परेशानी होगी कि मैंने क्या चूज करना है। अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि जी सॉरी एस मैंने लिख दिया, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ए इज मेकिंग ए एंड ए and B is making BA and AB and C is making let's say double AB and double AB and B, alright। अब ऐसे केस में लेट्स से कि ऐसे केस में, या फिर अब उसके बाद मैं एक्स वाई जी का भी बता देती हूँ। यहीं पे मैं कहती हूँ कि एक्स इज मेकिंग ए बी एंड नहीं, ये तो चलें दोबारा हो गया, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि इट इज़ मेकिंग, लेट्स से इट इज़ मेकिंग एक्स वाई एंड बी ए एंड वाई इज़ मेकिंग एक्स वाई वाई। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। एंड जी इज़ मेकिंग, क्योंकि यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, मैं यहीं पे आपको करवाना भी चाहती हूँ, जी इज़ मेकिंग एक्स वाई एंड डबल वाई, ठीक है जी। अब अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाती है, लेट्स से कि मैं कह रही हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग आ गई है, दैट इज ए बी स्ट्रिंग आ गई है। अब ए बी स्ट्रिंग तो ऐसे भी बन सकती है कि मैं ए पिक करूँ और उसका डबल ए लगाऊं और फिर सी पिक करूँ और उसका बी लगाऊं, तो ये ए बी बन सकती है। या मैं सिर्फ सी लूँ और उसका ए बी लूँ तब भी ये स्ट्रिंग बन सकती है ना। इसी तरह अगर मेरे पास स्ट्रिंग आ जाए बी ए, तो अगर बी ए आए तो मैं बी को लेके भी बी ए पिक कर सकती हूँ, एक्स को लेके भी बी ए पिक कर सकती हूँ, और बहुत से और अल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं मेरे पास। अब यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव्स कितने हैं आप देखें। इसका पहला अल्टरनेटिव तो ये है कि मैं यहाँ से लूँ ए पिक करूँ जो बनाए डबल ए, और फिर मैं पिक करूँ सी और वो बनाए बी, तो ये ए बी बन गया, ठीक है। अब इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि मैं यहां से ए पिक करूं, ठीक है, ए वाले से मैं ए पिक करूं और बी वाले से मैं ए बी पिक करूं, ये देखें, अब फिर ये ए बी बन गया, ठीक हो गया। तीसरा अल्टरनेटिव इसका क्या हो सकता है, थर्ड अल्टरनेटिव इसका ये हो सकता है कि मैं सीधा ही सी पिक करूं और सी से मैं ए बी निकाल लूं। देखें अभी के अभी आपको 3 अल्टरनेटिव्स पता चल गए कि इससे बन सकते हैं। अब पार्सर विल गेट कंफ्यूज्ड टू व्हाट टू चूज,
अब उसे नहीं पता कि व्हाट दैट पार्सर हैज टू चूज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब आपके पास मोर देन वन अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उस टाइम आपको चूज करने में प्रॉब्लम होती है कि आप क्या चीज चूज करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू चूज राइट देयर। ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी ये तो हो गया जी प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं व्हेनेवर, अब हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं कि जो हमें ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम हमें ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब आप इसमें स्टेप्स देखें कि स्टेप 1 में वो क्या कर रहा है, व्हेनेवर अ नॉन टर्मिनल इज टू बी एक्सपेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम always substitute with the first alternative only, that is first time first rule। ये हमारा रूल है। हमने कहा कि जब भी हमने स्टार्ट करना है काम करना, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव फर्स्ट टाइम, पहली दफा आप फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज करके पूरा के पूरी प्रोडिक्शन करेंगे, हर एक का फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज करेंगे। स्टेप 2 है, इवन इन न्यूली एक्सपेंडेड स्ट्रिंग द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड फर्स्ट टाइम फर्स्ट अल्टरनेटिव ओनली फॉर एक्सपेंशन। हर एक एक्सपेंशन में आपने हर एक का फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज करना है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल नॉन टर्मिनल गेट्स अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल। आप क्या करते हैं कि एंड तक आप सारा टर्मिनल तक लेके जाते हैं फर्स्ट एक्सपेंशन से, और एंड पे जाके जब स्ट्रिंग बनती है और आपको पता चलता है कि ये तो वो स्ट्रिंग नहीं है जो आपको रिक्वायर्ड थी, तो फिर आप दोबारा वापस जाते हैं और दोबारा अल्टरनेटिव करते हैं। आप देखिए यही बात यहाँ पे बताई गई है कि फिर हम क्या करते हैं स्टेप 3 में कि वंस द नॉन टर्मिनल गेट्स द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स इट कंपेयर्स दैट विद द इनपुट स्ट्रिंग। यानी हमने खुद बना ली एक स्ट्रिंग, उसको कंपेयर करूंगी और कंपेयर करने के बाद जी मुझे पता चला कि ये तो ठीक नहीं है। अब होगा क्या कि अदरवाइज ये सारे अगर तो दोनों मैच हो गए हैं तो वो तो सक्सेसफुल कंप्लीशन होगी। अदरवाइज क्या होगा कि वो रियलाइज करेगा कि ये तो डिजायर्ड स्ट्रिंग ही नहीं है, तो वो दोबारा बैक ट्रैक करेगा और अब वो सेकंड अल्टरनेटिव को यूज करेगा नेक्स्ट लेवल पे। Once all the possibilities are exhausted at the lower end and if two do not match then it backtracks और फिर वो next level पे repeat करेगा same procedure until unless के वो verify हो जाए। अब आप देखें कि कितनी दफ़ा उसको backtracking करनी पड़ेगी अगर आपके पास ज़रा सी भी complex किस्म की grammar होगी। यहाँ पे हमने एक example भी ली हुई है और ये example हम देखते हैं और फिर हम इसकी सारी की सारी theory को भी स्टडी कर लेंगे कि इस एग्जाम्पल में क्या थ्योरी लिखी हुई है। तो वी जस्ट स्टार्ट दिस एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में इन्होंने क्या करवाया है। हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को करते हैं जी। ओके, लेट्स डू दैट। तो इस एग्जाम्पल में जी इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कुछ इस तरह हैं कि स्टार्ट सिंबल टेल्स अस दैट वी हैव आर कैपिटल AD and R and B, and then they say that A makes Y and Z। I don't know कि जब मैं ये वाला पेज ओपन करती हूँ तो इसमें मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है। Although I think कि दूसरे पेज पे तो फिर थोड़ी बेहतर होती है। अच्छा जी, स्ट्रिंग हमें जो चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग जो हमें चाहिए that is, wait for a second, जो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है, ओके वो है हमारे पास रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हमारे पास है RDDZ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मेरा अगर ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी कि मैं कहूँगी कि जी लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दिस कलर इज नॉट गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज मैं करूंगी क्योंकि मुझे फर्स्ट अल्टरनेटिव लेना है, तो S का फर्स्ट अल्टरनेटिव है, ये मेरे पास फर्स्ट अल्टरनेटिव है, मैं कहूंगी कि जी S इज मेकिंग RAD। ऑलराइट, अब इसमें नेक्स्ट प्रोडक्शन में मैं क्या करूंगी, A का फर्स्ट अल्टरनेटिव लूंगी। ठीक है, R को एज इट इज रहने दें, A का फर्स्ट अल्टरनेटिव है Y, D एज इट इज रहने दें, खत्म होगी स्ट्रिंग। क्या ये मेरी डिजायर्ड स्ट्रिंग है? नो। अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा जी ये डिजायर्ड स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसी का अपना यानी कि पहले अल्टरनेटिव इसका दूसरा अल्टरनेटिव लेती हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी S का मैं पहला ही अल्टरनेटिव उठाऊंगी। लेट मी चूज अनदर पेन। ठीक है जी, दूसरा मैंने क्या किया, अब S का मैंने फिर से वही अल्टरनेटिव उठाया और यहाँ A का सेकेंड अल्टरनेटिव यूज किया। फिर क्या ये डिजायर्ड स्ट्रिंग है? अगेन नो। अब मुझे पता चला कि S के
यानी S के फर्स्ट अल्टरनेटिव, यानी ये जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है इसको मैंने, क्योंकि इसके फर्स्ट अल्टरनेटिव में जो नॉन टर्मिनल था उसके 2 अल्टरनेटिव्स थे, ठीक है, ए के 2 अल्टरनेटिव्स थे, तो मैंने उन दोनों अल्टरनेटिव्स को चेक कर लिया, यहाँ पे दोनों से स्ट्रिंग नहीं बनी। अब मैं दूसरा अल्टरनेटिव उठाऊंगी, मैं कहूंगी चलें जी अब हम सेकंड वाला अल्टरनेटिव पिक करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम दूसरा उठाएंगे जी, यहाँ पे हमने इसका सेकंड वाला अल्टरनेटिव उठाया, मैंने कहा कि जी S मेक्स R B एंड देन R एंड देन B का फर्स्ट अल्टरनेटिव मैं लूंगी Z D, ठीक हो गया। तो अब ये मेरा तीसरी दफा मैं ये काम कर रही हूँ। अब क्या ये इससे मैच हो रहा है? अगेन ये इससे मैच नहीं हो रहा। फिर मैं कहती हूँ चले जी अब हम चौथी बार ट्राई करते हैं, S का सेकंड अल्टरनेटिव ही लेते हैं और सेकंड अल्टरनेटिव लेने के बाद उसमें जो नॉन टर्मिनल है उसका भी सेकंड अल्टरनेटिव लेते हैं, दैट इज DZ। अब जाके कोई मेरी किस्मत खुली है और हुआ ये है कि ये जो काम मैंने किया है ये इसके साथ हो गया है मैचिंग। So right now I just feel like okay great, अब जो चीज मुझे रिक्वायर्ड थी वो मुझे मिल गई है, ठीक है, ये चीज मुझे रिक्वायर्ड थी और ये मुझे मिली है और मैंने 4 टाइम्स अपनी उस पार्सर को रन किया है, 4 टाइम्स आई ट्राइड। तो 4 टाइम्स ट्राई करने में आपको कितना ज्यादा टाइम लगा होगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम इन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, नॉट एल्गोरिदम, वैसे ब्रूट फोर्स एक एल्गोरिदम भी होता है, वो हम निकल गया, लेकिन ये टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये सारी चीज जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली करके बताई है, इस सारी चीज को इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कि सबसे पहले वो फर्स्ट अल्टरनेटिव लेगा, ओके, दैट इट्स जस्ट गेट्स बिगर। असल में यानी आपकी बुक जो है वो बहुत मैक्सिमाइज की हुई है। अगर हम इसे डायरेक्टली वन नोट में जब मैं इसे इंपोर्ट किया था तो दैट वाज वेरी इन स्मॉल फॉर्म, तो यहाँ पे मैं बहुत मैक्सिमाइज यूज करती हूँ तो यहाँ पे लिखने भी अच्छा होता है, लेकिन जब मैं दूसरा पेज ओपन करती हूँ तो दैट इज ऑन द नॉर्मल रेंज, दैट इज वाई इट जस्ट गेट्स चेंज। तो हमने यहाँ कहा कि हमने पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव लिया, फर्स्ट अल्टरनेटिव में उसको y से चेंज करवाया, ये सारी बात मैंने आपको बता दी, फिर हमने z से चेंज करवाया, फिर हमने b को पिक किया और b को पिक करके हमने b को पिक किया, ओके आई एम सॉरी, हाँ जी, b को हमने पिक किया एंड देन हमने उसे पहले इससे रिप्लेस करवाया और एंड में इससे रिप्लेस कराया एंड फाइनली वी गॉट आवर स्ट्रिंग RDDZ। सो अब आपने इस सारे प्रोसेस में देखा कि मुझे 4 टाइम्स एक काम जो है वो करवाना पड़ा है, ठीक है, 4 times I did something. So that is why they are saying that too much of backtracking is involved, hence such parsers are dead slow. Error recovery is also very difficult. Unless all the possibilities are verified, we cannot say anything about any error that could occur. तो error recovery भी बहुत slow है क्योंकि जब तक आप possibilities नहीं देख लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि error आ भी रही है कि नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे error recovery भी जो है वो बहुत ज़्यादा slow है। और उसके बाद तीसरी बात उन्होंने ये लिखी हुई है कि ये कॉस्टली भी है। अच्छा, कॉस्टली इस वजह से भी है कि जो भी चीज़ आपका ज़्यादा टाइम लगवा रही है वो हमेशा कॉस्टली होती है। हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उसमें हमारी कॉस्ट की प्रेडिक्शन ही टाइम से होती है और लाइन ऑफ कोड से होती है। तो जब आप पार्सर में इतनी दफ़ा एक चीज़ को करवा रहे हैं, इट मीन्स यू आर वर्किंग अ लॉट, आपके लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है, आपका टाइम बढ़ रहा है। आप जब कंपाइल कर रहे हैं तो इतना टाइम अगर कोई चीज़ लगाएगी तो यू नो टाइम इज़ मनी। सो टाइम इज़ मनी इवन इन रियल सेंसेज एंड इवन इन कंप्यूटर में तो टाइम इज मनी, इनफैक्ट टाइम इज मनी एवरीवेयर। सो दैट इज वाई ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि ये इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं और इन मेन डिसएडवांटेजेस की वजह से ये प्रेफर्ड ही नहीं है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसको कभी भी यूज़ नहीं करते। तो प्रैक्टिकली हम दूसरे पार्सर्स को यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रेडिक्टिव पार्सर्स। तो जब हम प्रेडिक्टिव पार्सर्स की बात करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो पार्सर्स दे आर इंटेलिजेंट पार्सर्स। आई मीन नॉट इन इंटेलिजेंट इन अ सेंस कि वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन दैम, बट वी आर यूजिंग द टेक्निक जिसकी वजह से वो ओवरऑल प्रोडक्शंस करवाई थी। अगर आप उनको देख लें तो वो ये प्रोडक्शंस बनती हैं एस की इस तरह प्रोडक्शन। हमने पहली दफ़ा उधर से वाई पिक किया, उसके बाद हमने जेड पिक किया, फिर हमने दूसरी वाली चीज़ पिक की,
ये वाला, इसमें हमने पहले ZZD पिक किया और फिर DDZ पिक किया। तो इन सारी अगर आप प्रोडक्शंस में देखें तो इन प्रोडक्शंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी दफ़ा आपको एक काम करना पड़ा। चलें अगर 1 या 2 दफ़ा करना पड़े तब भी ठीक है, बट राइट नाउ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ टाइम वर्क। सो ये आपके आज ब्रूट फोर्स टेक्निक हमने पूरी कर ली है, और हमारे पास ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसके सारे आपने देख लिया, इसका तरीकाकार और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।